प्रिय विद्यार्थियों, आज हम करेंगे अपठित गद्यांश को हल कैसे करें, इस पर चर्चा करेंगे। और एक अपठित गद्यांश मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। मॉडल प्रश्न पत्र जो 2022 के लिए हिंदी अनिवार्य का बोर्ड ने जो पैटर्न जारी किया उसके आधार पर मैंने ये तैयार किया है। और अपठित बोध का आपका जो प्रश्न पूछा जाएगा, ये टोटल जो है वो 12 अंकों के दो आपके एक गद्यांश आएगा और एक पद्यांश आएगा, जिसमें अति लघुत्रात्मक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, प्रत्येक से 6-6। और ये प्रत्येक प्रश्न रहेगा 1 अंक का, तो ये आपके रहेंगे टोटल 12 अंक। और ये इतना इजी है, बिल्कुल सिंपल है। आप एक बार इस पेपर को हल करोगे, आप स्वयं देखोगे, उत्तर सहित मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि टॉपिक कितना सरल है और 12 नंबर आसानी से आप ला सकते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पर बाद में बात करेंगे इस टॉपिक के अंत में कि आपको इस अपठित गद्यांश या फिर अपठित पद्यांश का उत्तर कैसे देना है। तो उत्तर देते समय कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं, वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि ये अपठित आपका जो गद्यांश हमने एक लिया है उसको कैसे हल करें। सबसे पहले हम इस अपठित गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद इसके जो 6 अति लघुत्रात्मक प्रश्न दिए हुए हैं उन प्रश्नों के उत्तर आप लोग लिखेंगे। ठीक है, मैं आपको उत्तर भी बताऊंगा। तो पहले हम पढ़ लेते हैं ये एक गद्यांश। भीष्म ने कभी बचपन में पिता की गलत आकांक्षाओं की तृप्ति के लिए भीषण प्रतिज्ञा की थी, वह आजीवन विवाह नहीं करेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा करी थी भीष्म ने। अर्थात इस संभावना को ही नष्ट कर देंगे कि उनके पुत्र होगा और वह या उसकी संतान कुरुवंश के सिंहासन का दावा करेगी। मतलब जब विवाह ही नहीं करेंगे, आजीवन अविवाहित रहेंगे, तो उनकी संतान नहीं होगी। इस प्रकार न तो वो स्वयं और न ही उनका कोई पुत्र उस सिंहासन पर बैठने की जो है वो दावा करेगा। प्रतिज्ञा सचमुच भीषण थी। कहते हैं कि इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण ही वह देवव्रत से भीष्म बने। यद्यपि चित्रवीर्य और विचित्रवीर्य तक तो कौरव रक्त रह गया था, तथापि बाद में वास्तविक कौरव रक्त समाप्त हो गया। केवल कानूनी कौरव वंश चलता रहा। जीवन के अंतिम दिनों में इतिहास मर्मज्ञ भीष्म को यह बात क्या खली नहीं होगी? भीष्म को अगर यह बात नहीं खली तो और भी बुरा हुआ। परशुराम चाहे ज्ञान विज्ञान की जानकारी का बोझ ढोने में भीष्म के समकक्ष न रहे हो, पर सीधी बात को सीधा समझने में निश्चय ही वह उनसे बहुत आगे थे। वह भी ब्रह्मचारी थे, बाल ब्रह्मचारी। भीष्म जब अपने निर्वीर्य भाइयों के लिए कन्या हरण कर लाए और एक कन्या को अविवाहित करने को बाध्य किया, तब उन्होंने भीष्म के इस कार्य को क्षमा नहीं किया। ये पावन कार्य नहीं है, लेकिन इस कार्य को उन्होंने क्षमा नहीं किया। समझाने बुझाने तक ही नहीं रुके, लड़ाई भी की। किसने? परशुराम जी ने भीष्म से। पर भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के शब्दों से चिपटे ही रहे। वह भविष्य नहीं देख सके, वह लोक कल्याण को नहीं समझ सके। फलतः अपहरिता अपमानित कन्या जल मरी। तो यह है आपका गद्यांश। अब इस गद्यांश में से 6 प्रश्न पूछे गए हैं, आप देख लीजिए। ये जो है वो 6 प्रश्न हैं, मैं आपको एक एक पढ़ करके बता देता हूँ। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है और बहुत सिंपल है। आप स्वयं जब उत्तर देंगे तो आपको आसानी से ये समझ में आ जाएंगे। पहला प्रश्न है कि देवव्रत को भीष्म कहकर क्यों पुकारा गया? अभी हमने जब पढ़ा गद्यांश, वहाँ पर आया था कि जो है उन्होंने एक भीष्म प्रतिज्ञा करी थी, इसके बाद देवव्रत को भीष्म कहा गया। तो उत्तर कैसे लिखना वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इसमें, लेकिन आगे पहले हम एक बार 6 प्रश्न कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न है कि भीष्म ने क्या प्रतिज्ञा की थी, इसका उत्तर कैसे लिखना है वो भी मैं आपको लिख करके बताऊंगा। तीसरा हमारा प्रश्न है कि भीष्म ने भीषण प्रतिज्ञा क्यों की थी, कारण क्या था उसका, इसका भी उत्तर हम लिखेंगे। और चौथा हमारा प्रश्न है चित्रवीर्य और विचित्रवीर्य कौन थे, जो कि हमने अभी पढ़ा गद्यांश में। अगला हमारा प्रश्न है 5वां, भीष्म तथा परशुराम में गुणों संबंधी क्या अंतर था, दोनों में क्या क्या जो गुण थे उसमें अंतर क्या था दोनों में, और उसके ये भी आया था गद्यांश में। और उसके बाद जो अंतिम प्रश्न है हमारा 6ठा, वो इस प्रकार है कि प्रस्तुत गद्यांश के लिए एक उचित शीर्षक सुझाइए। ठीक है, तो आपको इसका उचित शीर्षक जो है वो लिखना है। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल 6 प्रश्न जो है वो गद्यांश में से पूछे जाते हैं, 6 प्रश्न जो है वो पद्यांश में से पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहता है। इस तरीके से ये आपके दोनों गद्यांश और पद्यांश दोनों 12 नंबर के टॉपिक कंप्लीट हुए। अब हम थोड़ा सा पहले देख लेते हैं कि ये जो हमने अभी गद्यांश पढ़ा है, इस गद्यांश के उत्तर हमें देने से पहले किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, किन बातों को ध्यान में रखना है।
तो इन बातों को ध्यान में रख करके यदि आप इस गद्यांश को या फिर पद्यांश को पढ़ेंगे तो आपके आसानी से पूरे में से पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। चलिए, अपठित गद्यांश को हल करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। पहले तो यह है कि गद्यांश को ध्यानपूर्वक 2-3 बार पढ़ें और उसके भावार्थ को समझें। ठीक है, गद्यांश को आपको एक बार में पूरा समझ में नहीं आएगा। शांतिपूर्वक, शांत मन से, ज़्यादा उतावल नहीं करें, हड़बड़ाहट में नहीं रहें, आप उस गद्यांश को 2-3 बार अवश्य पढ़ें। नंबर 2 है कि गद्यांश में आए हुए शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों, युग्म शब्दों आदि के अर्थ को समझने का प्रयास करें। ठीक है, उसमें जो कठिन शब्द हैं, जो मुहावरे हैं, उसमें जो कोई लोकोक्तियाँ यूज हुई है, प्रयुक्त हुई हैं, कोई जो युग्म शब्द हैं, उसके अर्थ को समझें आप। नंबर 3, गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में लिखें। ध्यान रहे वहाँ पर आपको लाइन टू लाइन कॉपी पेस्ट नहीं करना है। आप वहाँ से जो है लाइनें यूँ की यूँ उठा करके नहीं लिखें, अपनी भाषा में उससे उत्तर को लिखने का प्रयास करें। गद्यांश के वाक्यों को ज्यों का त्यों नहीं उतारें। और चौथा नंबर पॉइंट है कि उत्तर देते समय सरल एवं सहज भाषा का प्रयोग करें। आप अपने स्वयं की भाषा, अपने स्वयं के शब्दों का प्रयोग करें। और 5वां पॉइंट है, गद्यांश में आए हुए सूक्तिपरक वाक्यों, नीतिपरक वाक्यों, उद्धरणों, वाक्यांशों आदि को सावधानीपूर्वक पढ़कर उसका अर्थ समझें। इनसे संबंधित प्रश्न का उत्तर देते समय उसके संदर्भ को समझें और तदनुसार ही उत्तर दें। ध्यान रखें, यदि इस प्रकार का प्रश्न आया है, कोई सूक्तिपरक वाक्य आया है और उससे यदि प्रश्न पूछा गया है, कोई नीति वाक्य है, कोई उद्धरण है या फिर कोई वाक्यांश है, तो उसका उत्तर देते समय इन चीज़ों को ध्यान में रख करके उत्तर देना है, अपने हिसाब से नहीं देना है। और छठा प्रश्न है, गद्यांश को पढ़ने से पूर्व एक बार गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों को अवश्य पढ़ लें। वैसे ये काम आपको पहले कर देना है। मतलब पहले ये है कि आप जो गद्यांश आपको जो पढ़ना है अभी, उससे पहले उस गद्यांश के जो 6 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, और वो जो 6 प्रश्न है पहले आप उनको एक बार अवश्य पढ़ लें। एक बार प्रश्न पढ़ने के बाद जब आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको गद्यांश पढ़ते समय ही पता चल जाएगा कि अच्छा इस प्रश्न का उत्तर ये है। मतलब आपको समझ में आएगा, ध्यान रहेगा कि यहाँ से भी कोई प्रश्न पूछा गया है, तो आपका थोड़ा सा वहाँ पर माइंड कंसंट्रेट हो जाएगा उसी स्थान पर। इसीलिए एक बार प्रश्न पहले पढ़ लें, उसके बाद आप गद्यांश को 2-3 बार पढ़ें, पूरा का पूरा गद्यांश आपको समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ ये जो कुछ चीज़ें मैंने बीच बीच में बताई, आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है और इस तरीके से आपका गद्यांश पूरा में से पूरा हो जाएगा। तो अब हम इसके जो उत्तर हैं वो अगले वीडियो में लेंगे, जो कि आपको कल मिलेगा। ये हमारी जो मॉडल पेपर की श्रृंखला है ये कंटिन्यूस चलती रहेगी, जारी रहेगी। आने वाले वीडियोस में मैं आपके लिए टोटल जो वार्षिक परीक्षा यानी बोर्ड परीक्षा 2022 में जो पैटर्न लागू होने वाला है, उस पैटर्न के अनुसार, जैसा कि बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है, उस पैटर्न के हिसाब से आपका ये पेपर जो है वो मैं कुछ मॉडल पेपर आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लगातार हमारे साथ बने रहिए और अपने मित्रों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उनको भी फायदा मिल सके। और आपने यदि नोटिफिकेशन बेल को प्रेस नहीं किया है तो उसको जरूर करिए, क्योंकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए, और वेट करिए इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हम नया वीडियो लेकर के आ रहे हैं। तब तक एक बार आप स्वयं अपने उत्तर जरूर लिख दीजिए ताकि आपको टैली जब करोगे तो आपको पता रहेगा कि आपका वेरिएशन कितना आ रहा है या कितना सटीक उत्तर आप दे पाते हैं। धन्यवाद।